नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर जहां हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। हम यहाँ मई 2023 की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी और सिक्योरिटी के ये चार पोर्शन हमने कंप्लीट कर डाले हैं। और हमारा जो आज का नया पोर्शन चालू होगा, इन्वायरमेंट। अब क्योंकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको एक एक पोर्शन को कंप्लीट करते हुए चलो, जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ सके और साथ ही साथ आप इसको एक तरह से बेहतर तरीके से समझ सकें। वैसे इसको एक बार में समाप्त करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, पर बात यह है कि अगर एक साथ समाप्त करूंगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा मैं ऐड कर सकता हूँ वो नहीं ऐड कर पाऊंगा या फिर चीज़ों को समझा नहीं पाऊंगा। तो जिस वजह से मैं इसको एक एक पोर्शन इसका कंप्लीट कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा या फिर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही होगी। तो इसके माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको देख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देख सकते तो आप इसको सुन के भी आप इस वीडियो को एक तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक लाइन एक एक पोर्शन इसका कंप्लीट करा रहा हूँ डीपली, जिससे आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा मंथली मैगजीन को देखना ना पड़े। तो मेरी यही कोशिश है कि आपको ये एक अच्छे तरीके से उपलब्ध करा सकूं। बाकी आप कैसा है ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और इससे पहले कि आप जो हमने लेक्चर बनाए हैं उनको, पोर्शन वीडियो लेक्चर जो हमने बनाए हैं यूट्यूब में अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं और इसके बाद इसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर चालू करते हैं। तो ये आज के लेक्चर की विषय सूची है, जिसमें हम इन्वायरमेंट आसिस का देखेंगे, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का डिकार्बोनाइजेशन, इसका पूरा चैप्टर देखेंगे। उसके बाद गैस आधारित अर्थव्यवस्था, इसको देखेंगे। फिर इसके बाद आती है संक्षिप्त सुर्खियां। संक्षिप्त सुर्खियों में हम क्या देखेंगे, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है ना, चीता परियोजना, बाघ स्थानांतरण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, समुद्री तितली है ना, और गेको मिजोरोमेंसिस है ना, और बाओबाब, वैश्विक स्तर, वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क, प्लास्टिक प्रदूषण है ना, जलवायु परिवर्तन, मुद्रास्फीति है ना। और इसके साथ क्या देखेंगे, आर्कटिक इन्फ्लेशन रिवर सीरीज अलायंस। तो इसको देखते हुए आज को हम ये इसका टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि इसको हम पूरा डीपली कवर करेंगे है ना, एक एक पॉइंट को देखते हुए, और साथ ही साथ जो हो सकेगा मैं अलग से ऐड करने की इसमें कोशिश करूंगा। तो उसको लेते हुए आपको पढ़ेंगे। इसको डीपली कवर करने का एक फायदा और है कि अगर आप इसको लाइन बाय लाइन अगर ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको जब चीजें याद हो जाती हैं। तो इनका क्या रहता है कि इतने परफेक्ट तरीके से ये मैगजीन बनाई जाती है, मंथली मैगजीन, जो आपको प्रीलिम्स में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि ये इसके जो आपके कह सकते हैं कि पैराग्राफ हैं या फिर जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए टॉपिक को आज को चालू करते हैं, जिसका पहला टॉपिक है डिकार्बोनाइजेशन है ना। तो हम ये देखेंगे कि ये सुर्खियों में क्यों है, क्या कारण है कि डिकार्बोनाइजेशन को भारतीय अर्थव्यवस्था में आज सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्या है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये है क्या। तो क्या होता है, वायुमंडल में पहुंचने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है वो को हटानी या उसकी मात्रा में कटौती करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डिकार्बोनाइजेशन कहलाता है। इसके तहत दो पहलू अर्थात ग्रीन हाउस उस गैस उत्सर्जन में कटौती करने और वायुमंडल में कार्बन का अवशोषण करने पर कार्य किया जाता है। तो इस शब्दावली को डिकार्बोनाइजेशन कहा जाता है। तो ये चर्चा में क्यों है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने क्या कहा था कि निदेशन में एनजी ट्रांजेक्शन एडवाइजरी कमेटी द शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजेक्शन ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस सेंटर शीर्षक से एक रिपोर्ट तैयार की है ना। तो ये रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि ETACA का गठन देश में तेल एवं गैस के सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों के लिए एक एनर्जी ट्रांजिशन की तरह तैयार करने के लिए किया जाता है। इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है कि कुल ऊर्जा क्षमता में हाइड्रोजन, जैव ईंधन, परमाणु, भूतापी व जलीय ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाए जाने पर केंद्रित है। तो इस रिपोर्ट में ये स्वच्छ ऊर्जा के जितने भी समाधान हैं उनको किस हिसाब से अपनाया जाना चाहिए वो रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित इस पहल में भारतीय अर्थव्यवस्था की डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, इससे संधारणीय विकास भी संभव हो सकेगा। तो हम देखेंगे डिकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता क्यों है। तो ग्लोबल वार्मिंग वर्तमान में क्या होता है कि इससे निपटने के लिए सभी देश कुछ विभिन्न नीतियों का पालन करने, कहने का तात्पर्य ऐसे है कि एक ऐसी आधार संभावना है कि इस सदी के अंत तक पृथ्वी का औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में करीब 2 से 3 डिग्री के सेल्सियस बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लाइमेट में इतने भयंकर चेंजेस होगी तो बहुत सारे जो जीव हैं वो लुप्त होने की कगार में पहुंच जाएंगे। क्योंकि क्या होगा कि जब 2 डिग्री सेल्सियस तापमान भी अगर बढ़ता है तो इससे क्या होगा कि समुद्र स्तर में जो जीव होंगे, समुद्र का पानी भी थोड़ा गर्म होगा, तो जो जीव ज्यादा गर्मी या फिर ज्यादा तापमान नहीं सह पाएंगे तो उनका अस्तित्व मिट जाएगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। तो इसको सीमित करने के लिए पेरिस समझौता हुआ था है ना,
जैसे पेरिस समझौते को सफलतापूर्वक हुआ आयोजन हुआ था, तो उसको एक तरह से सफल करने में बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके अलावा 8 वर्षों में ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में लगभग 50% तक की कमी की जाए तो डीकार्बोनाइजेशन किया जा सकता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सकता है। तो इस वजह से डीकार्बोनाइजेशन की आवश्यकता है। और दूसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिम। भारत 2019 में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले देशों में 7वें स्थान पर था, है ना। तो इसमें क्या था, भारत के 75% से अधिक जिलों में जलवायु संबंधी चरम घटनाओं के हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत किया गया था ना। विगत 15 वर्षों में पूरे भारत में सूखे एवं बाढ़ की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई थी। देश में सूखा प्रभावित जिलों की संख्या में वार्षिक आधार पर औसतन 13 गुना वृद्धि हुई। साथ ही इस अवधि के दौरान क्या हुआ था कि देश में बाढ़ की घटनाएं भी 4 गुना में वृद्धि हुई। तो ये क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन जो जोखिम है उससे प्रभावित होने वाले में अपना भारत जो है 7वें स्थान पर था। और इतनी ज्यादा तबाही हो रही है, अगर आप ये सोचिए कि अगर जो अपना तापमान है अगर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा तो ये जोखिम और कितना बढ़ जाएगा। तो इन सभी जोखिमों को कम करने के लिए, इतनी ज्यादा परेशानी ना आए, ये आपका एक तरह से नुकसान ना हो, तो उसको कम करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन जरूरी है। तो और तीसरा क्या होगा, ऊर्जा मांग में वृद्धि के साथ साथ निवल शून्य उत्सर्जन को हासिल करना। जैसे इसका तात्पर्य क्या है कि भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की घोषणा की है, लेकिन अभी भी अर्थव्यवस्था को आगामी दशकों में उच्च समृद्धि दर प्राप्त करने के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसको भी हासिल करना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि 2070 तक अगर आप निवल शून्य नेट जीरो एनर्जी के उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की घोषणा की है, तो मतलब आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा कि जो भी एनर्जी मतलब एक तरह से क्लीन एनर्जी है उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये कोयले से, तापी ऊर्जा में जो जितना कोयले लगते हैं, तो इनको एक तरह से आपको कम करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आप तापमान को बढ़ाने से रोक सकते हैं। अब देखेंगे भारत में कार्बन उत्सर्जन प्रोफाइल क्या है ना। तो इसमें क्या है, वैश्विक स्थिति में भारत कार्बन उत्सर्जन के मामले में तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है ना। यदि भारत का ग्रीन हाउस उत्सर्जन पहले की तरह 5% दर के बढ़ता रहा तो ऐसी संभावना है कि भारत का उत्सर्जन 5 गुना बढ़ जाएगा। भारत में कुल आबादी का 1/6 भाग निवास करती है ना, जबकि भारत में ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन में केवल 3%, 3.3% के लिए ही जिम्मेदार है। तो ये भारत की कार्बन उत्सर्जन प्रोफाइल हो गई कि कितना उत्सर्जन होता है और कितनी भयंकर जनसंख्या निवास करती है, तो उनका कुल वैश्विक उत्सर्जन कितना प्रति है। अब क्या है कि प्रमुख क्षेत्र में क्या होता है, 2.7 गीगावाट कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है कुल उत्सर्जन भारत में जितना हो रहा है ना। और ये उत्सर्जन कहाँ से हो रहा है, औद्योगिक और विद्युत क्षेत्र के जिम्मेदार से है। तो इसमें से पहला है स्टील और सीमेंट क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, और दूसरा क्या है, 1/3 उत्सर्जन करीब आपका विद्युत क्षेत्र से शेष परिवहन से होता है। अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र में कृषि एवं संबंध गतिविधियों से लगभग 70% योगदान होता है। अब भारत में जो एनर्जी ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब एनर्जी को एक तरह से आप कह सकते हैं ये तापी एनर्जी या फिर जो एनर्जी है उससे आप ट्रांजिशन करके जो क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वो डीकार्बोनाइजेशन के एक तरह से चालक के रूप में काम कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले चालक के रूप में क्या आ जाता है, नवीकरणीय ऊर्जा। भारत को प्रदूषण के उच्च स्तर से काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसलिए भारत को स्वच्छ ऊर्जा स्रोत अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा, जिसमें से 2030 तक भारत ने 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावना मौजूद है ना। साथ ही हालिया समय में सौर ऊर्जा की लागत में भी कमी आई है। जैसे कि आपने देखा होगा कि रीवा में, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, रीवा जिला है ना, वहाँ करीब 1500 एकड़ में है ना, करीब 1500 एकड़ में वहाँ सोलर प्लांट स्थापित किए गए हैं, जो एक तरह से बहुत ही बड़ा आपका पावर प्लांट है। तो यह भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां आप सौर ऊर्जा की एक तरह से स्थापित करके वहां से एनर्जी बना सकते हैं। तो उसका बहुत ही बड़ा हाथ है आपकी ऊर्जा में, है ना। तो धीरे धीरे ये क्या होता है कि जैसे रीवा में स्थापित किया गया है, उसके बाद फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है, तो ये क्या है कि भारत को एक तरह से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने में एक सहायक पद्धति रूप में कार्य कर रहे हैं। तो धीरे धीरे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके डिकार्बोनाइजेशन किया जा सकता है भारत में, जो एनर्जी ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इनोवेशन के रूप में कार्य करेगा। दूसरा क्या है, संसाधन की खोज। जैसे क्या होता है कि हर देश में विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, तो भारत में भी बड़े पैमाने में ऊर्जा के लिए क्रूड ऑयल आदि पर निर्भर हो रहा है। तो इस तरह से अगर लॉन्ग टर्म तक इन पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा कि सॉरी, अगर लॉन्ग टर्म तक आप इस तरह के ऊर्जा के लिए आप किसी और देश पर निर्भर रहेंगे, तो इससे अर्थव्यवस्था को भी क्षति होगी और अपना बहुत बड़ा धन जो रहेगा वो विदेशों में जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्या रहेगा कि भारत में हमें संसाधन की खोज करनी चाहिए, अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के घरेलू संसाधनों का विकास करना चाहिए। तीसरा क्या हो जाएगा, ऊर्जा की दक्षता और किफायती ऊर्जा।
ऊर्जा की दक्षता में वृद्धि करना और इसे किफायती बनाए रखना हमेशा एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी होता है, एक चुनौती भी होता है, क्योंकि क्या होता है कि वर्तमान में देश में एक अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर की बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे क्या होगा, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग शामिल हो सके, कि कितनी मात्रा में ऊर्जा बनाई जा सकती है, फिर कितना खर्च करना है उसको, तो उसकी एक तरह से एक आप कह सकते हैं कि अपडेटेड जो रहता है रेटिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे क्या होगा, ऊर्जा की दक्षता भी बनी रहेगी और ऊर्जा का किफायती उपयोग भी हो पाएगा। तो इस तरह से ये जरूरी होता है, जो भारत को एनर्जी ट्रांजिशन की दिशा में एक तरह से बहुत ही बड़ा सहायक होगा। अब देखेंगे प्रौद्योगिकी और नवाचार। प्रौद्योगिकी और नवाचार से क्या तात्पर्य होता है कि प्रौद्योगिकी एवं संबंधित उपकरण, घरेलू हार्डवेयर है ना, की घरेलू क्षमता में एक तरह से कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी एवं संबंधित उपकरण और हार्डवेयर की घरेलू क्षमता में वृद्धि हुई है। ऐसा बेहतर रूप से तैयार की गई उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन हुआ है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंजेक्शन से हुआ है, योजनाओं के कारण संभव है। भारत को जैसे कोयले पर आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे मध्यम अवधि को पर्यावरण को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। मतलब ज्यादा कोयले का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्लीन एनर्जी का ज्यादा उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रौद्योगिकी और नवाचार में भी बढ़ेगा और साथ ही साथ एनवायरमेंट भी अपना सही रहेगा। एनर्जी ट्रांजिशन देखेंगे इसमें, तो उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा का काफी इस्तेमाल किया जाता है। अब यह क्षेत्र धीरे धीरे ऊर्जा की आवश्यकता के लिए विद्युत या प्राकृतिक गैस जैसे स्रोतों का उपयोग की ओर बढ़ रहा है। हालांकि ऐसे बदलाव को अपनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके पास जो मशीनरी सिस्टम है वो किसी और तापीय ऊर्जा से या फिर किसी और ऊर्जा से चलने के लिए बने होते हैं, लेकिन अचानक से आप अगर उसको चेंज करेंगे, उस ऊर्जा को चेंज करेंगे, तो ऐसे बदलाव को अपनाने में कठिनाई हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सीमेंट जैसे कुछ क्षेत्रों में क्या हो रहा है, कोयले का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन, भारत सहित वैश्विक स्तर पर ईंधन की खपत की कमी करना, मुख्यतः जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की दिशा में प्रगति की जा रही है, जो एक तरह से सराहनीय कदम है ना। वर्तमान समय में अपने जो क्या कह सकते हैं कि रेलवे मिनिस्टर है ना, और आपके ये हो गए सड़क मिनिस्टर है ना, नितिन गडकरी, इन्होंने बहुत ही ज्यादा एक तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया है, जो एक तरह से बहुत ही अच्छी बात है। राष्ट्रीय कार्बन बाजार, अल्पावधि में स्वैच्छिक कार्बन बाजारों तथा दीर्घावधि में बाध्यता आधारित कार्बन का विकास विस्तार आवश्यक होगा। यह स्वच्छ ईंधन को अपनाने हेतु तो आवश्यक वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वैकल्पिक ईंधन और अपशिष्ट ईंधन से आधारित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत 10% एथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य 2022 में हासिल कर लिया था। अब भारत ने 2025 तक 20% एथेनॉल मिश्रण और 2030 तक 5% बायोडीजल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इससे क्या होगा कि भारत 2030 तक 20% इथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य निर्धारित किया था, है ना। तो ये जब हो जाएगा तो आपका जो जितना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पेट्रोल का, डीजल का, उतना कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अपनी राष्ट्रीय आय में भी बचत होगी, है ना, और इकोनॉमी की भी अच्छी रहेगी। और जो बहुत बड़ा हिस्सा अपनी राष्ट्रीय आय का बाहर जा रहा है, बाहर के बाजारों, विदेशी बाजारों में, वो बच जाएगा, जिससे क्या होगा कि भारत को भी बहुत ही लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। अब हम ये थोड़ा देख लेते हैं भारत को 2030 के लिए प्रतिबद्धताएं क्या क्या है ना। तो ये एक तरह से आपके लिए जरूरी भी है। जैसे 2030 तक पेरिस समझौते से जुड़ी भारत की प्रतिबद्धता क्या थी, है ना। तो इसमें क्या 40% कुल बिजली उत्पादन की क्षमता में न क्लीन एनर्जी का उपयोग करना पड़ेगा, है ना। 33 से 35% तक क्या करना पड़ेगा कि सकल घरेलू उत्पाद में उत्सर्जन तीव्रता को कटौती करना पड़ेगा, है ना। 2.5% से 3% तक क्या करना पड़े, GTCO2 के मामले में अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना। तो ये अपने 2030 तक पेरिस से समझौते से जुड़ी भारत की प्रतिबद्धता है। अब 2030 के लिए निर्धारित प्रतिबद्धता की दिशा में भारत की स्थिति में क्या है, तो 36% नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सेदारी प्राप्त की जा चुकी है 40% से, है ना। जो 33 से 35% आपका सकल घरेलू उत्पादन में उत्सर्जन तीव्रता में कटौती करना था, वो प्रतिवर्ष लगभग 21%, है ना, कटौती की दर से, उत्सर्जन तीव्रता के मामले में 2% की कटौती की दर से लगभग अभी 21% कटौती के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सका है ना। और जो अपना 2.5 से 3% GTCO2 के मामले में था, अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करने में, वो वर्तमान समय में एक तो कह सकते हैं कि 2% तक, वर्तमान की दर में 2% तक इसका निर्माण किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जो अपनी प्रतिबद्धताएं थी विभिन्न क्षेत्रों में, आप कह सकते हैं क्लीन एनर्जी को लेकर, उनको काफी हद तक पूरा किया जा सक रहा है ना। तो ये क्या होता है कि एक बेहतर नियम, है ना, आप गवर्नेंस जो आपकी है ना, और ये शासन के दौरान, और लोगों की एक तरह से, लोगों को जो समूह होता है, जन समूह होता है, उनकी हेल्प से ये अपना जो भी लक्ष्य था वो प्राप्त किया जा चुका है, जो एक तरह से बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। अब देखेंगे COP26 में
भारत द्वारा प्रस्तुत की गई कुछ 5 पहलुओं पर पंचामृत रणनीति जो COP26 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो क्या क्या था, 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% तक क्लीन एनर्जी के माध्यम से पूरा किया जाना। हम 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना। अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कटौती करना। 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता घटाकर 45% से भी कम करना। 2070 तक निवल शून्य या नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना। ये COP26 के दौरान भारत द्वारा प्रस्तुत की गई 5 पहलुओं पर पंचामृति रणनीति थी, है ना। अब हम देखेंगे भारत में प्रभावी विकार्बनीकरण के लिए आवश्यक और सामाजिक आर्थिक बदलाव, इसके बारे में क्या दिया गया है। तो कम उत्सर्जन करने वाली परिसंपत्तियों और पूंजी के प्रभावी आवंटन, वित्त पोषण हेतु नए उपायों को बढ़ावा देना, जिसमें से क्या किया जा सकता है, पूंजी का आवंटन के लिए आप कम उत्सर्जन वाले जितने भी आपके औद्योगिक नियंत्रण क्षेत्र हो गए, है ना, उनको स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन करना जिसे दीर्घकालिक खरीद समझौते कर सकें, और अधिक उत्सर्जन करने वालों पर जुर्माना लगाकर पर्यावरण अनुकूलन गतिविधियों को फंडिंग करना। जैसे क्या होता है कि जो आपके CO2 का उत्सर्जन अधिक कर रही हैं, जो आपके दिए गए नॉर्म्स के तहत आप अपना एक मानक नहीं तैयार कर पा रही हैं, उन पर आप जुर्माना लगाए। उन जुर्मानों के पैसे से क्या करना पड़ेगा कि पर्यावरण अनुकूलन जो गतिविधियां होती हैं उनको फंडिंग कर सकते हैं। तो ये होते हैं। और दूसरा क्या है, मार्ग में बदलाव का प्रबंधन। कहने का तात्पर्य अच्छा है कि जलवायु संबंधी जोखिमों के अवसरों को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करना, है ना। जो भी जलवायु से संबंधित जोखिम आ रहे हैं उनसे लोगों को प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसी भेदभाव नीति ना होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि निवेश के मामले में जोखिम का पता लगाने के लिए क्लाइमेट स्ट्रेस टेस्ट करना पड़े। लागत में वृद्धि को प्रतिबंधित करने वाले उपायों की पहचान करना, है ना। संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में लागत की वृद्धि के प्रभाव को समान रूप से बांटना, है ना। कम उत्सर्जन करने वाली तकनीक को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रोत्साहन देना। अब देखेंगे तीसरा है अपना क्षतिपूर्ति तंत्र, आर्थिक विकास और विविधीकरण का समर्थन, जिसमें $100 बिलियन वाली जलवायु सहायता राहत कोष का जल्द से जल्द स्थापना करना, है ना। कर्मचारियों के पुनः कौशल प्रदान करना और उनकी पुनः तैनाती करना। कम कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था के लिए कर्मचारियों का आवश्यक एवं उचित कौशल प्रदान करना, है ना। विस्थापित श्रमिकों के लिए संस्थागत समर्थन, विस्थापित श्रमिकों के लिए जैसे कह सकते हैं कि आय समर्थन संबंधी उपायों और सब्सिडी को शामिल करके इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि विकार्बनीकरण के लिए जो आवश्यक सामाजिक आर्थिक बदलाव कर सकते हैं वो जरूरी है भारत में। भारतीय अर्थव्यवस्था में डिकार्बोनाइजेशन की आवश्यक संस्थागत और व्यवस्था परिवर्तन में क्या किया, मंत्रालय स्तर पर व्यवस्था की जाए ऊर्जा संबंधित मामलों में, है ना। सटीक डेटा प्रदान करना, जिससे क्या होगा, एनर्जी ट्रांजिशन संबंधित सभी डेटा की पुष्टि और उसे संग्रहण करने का काम सौंपा जा सके, है ना। मॉडलिंग एवं प्रोजेक्शन, नीति आयोग की मॉडलिंग संबंधी विशेषज्ञता प्रदान करना, है ना। इस योजना को बनाते निगरानी करने के लिए पाठ्यक्रम संबंधी सुधार भी करने में सहायता मिलेगी। और क्या करना पड़ेगा, एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एनर्जी ट्रांजिशन, इसके तहत विशेष चर्चा समूह का गठन किया जा सके, जिससे क्या होगा, मांग और आपूर्ति, ऊर्जा की मांग और आपूर्ति दोनों के संबंधित क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ गठजोड़ और सहयोग किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि इससे भारत के लिए आवश्यक उपायों को अपनाने में सहायता मिल जाएगी और विकास कामों पर लगातार नजर भी रखी जा सकती है। तो इस तरह है। अब देखेंगे डिकार्बोनाइजेशन के लिए जलवायु एवं वित्त, क्लाइमेट फाइनेंस एंड डिकार्बोनाइजेशन। इसमें क्या होगा कि घरेलू स्रोतों की प्रमुख भूमिका, जिसमें से जलवायु का 85% हिस्सा वाणिज्यिक बैंकों, सरकारी बजट और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुदान से प्राप्त होता है, जिसमें से क्या होगा, और विकसित देशों द्वारा क्या होता है कि $100 बिलियन जलवायु वित्त प्रदान किया जाता है, जिसकी सीमित मात्रा विदेशों से पूंजी का अंतर्वाह हो रहा है। मतलब इसमें आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, मतलब डाटा आपके पास होना चाहिए कि जो घरेलू स्रोतों में मुख्य भूमिका है जलवायु की वित्त की स्थिति में, उसमें 85% हिस्सा किससे आता है, बैंकों से, सरकारी बजट से और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुदान से। और उसमें भी क्या आता है, वार्षिक रूप से $100 बिलियन जो $1 जलवायु वित्त प्रदान किए जाते हैं उससे भी अपने पास आता है। ऋण और अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता, है ना। इसकी जो भारत में जलवायु वित्त है उसमें ऋण और अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता है। मतलब क्या होता है कि ऋण के रूप में 60% से अधिक वाणिज्यिक बैंकों, बहुपक्षीय संगठनों से ऋण के रूप में और सरकारी वित्त पोषण द्वारा मुख्य रूप से अनुदानों को माध्यम से किए जाते हैं। और क्या है आपका, ऊर्जा क्षेत्र में संकेंद्रित। कहने का तात्पर्य जलवायु वित्त पोषण मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित है ना। इससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में क्षेत्र में मुख्य प्राप्तकर्ता के रूप में इसमें लगभग 80% वित्त पोषण होता है।
और क्या होता है, उदाहरण के लिए जैसे आप कर सकते हैं कि कार्बन उत्सर्जन वाले उपायों में जैव ईंधन और लास्ट माइल टेक्नोलॉजी जैसे कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज व ग्रीन हाइड्रोजन के लिए अभी तक पर्याप्त रूप से वित्त पोषण नहीं मिल रहा। तो ऊर्जा क्षेत्र में संकेंद्रक है, क्योंकि विद्युत उत्पादन क्षेत्र में इसमें मुख्य रूप से जलवायु वित्त का उपयोग हो रहा है, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में जो 80% वित्त पोषण प्राप्त होता है, लेकिन अन्य क्षेत्र में कम उत्सर्जन के लिए कम मतलब वित्त प्राप्त हो रहा है या फिर वित्त पोषण मिल ही नहीं रहा। अनुकूल निधि के लिए भी अत्यधिक कम मात्रा में वित्त पोषण किया जा रहा है, यह वित्त पोषण से 10% से भी कम है। तो इस तरह से किसी क्षेत्र में ज्यादा वित्त पोषण हो रहा है, ज्यादा आप कह सकते हैं कि पैसा मिल रहा है, किसी क्षेत्र में बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है। भारत में हरित वित्त पोषण के समक्ष वास्तविक चुनौती है। मतलब ऐसा क्या है चुनौती में, वास्तविक फर्स्ट में क्या होता है कि ना भारत को वार्षिक रूप से 9 गुना अतिरिक्त जलवायु वित्त की आवश्यकता है, लेकिन मिल नहीं रहा है। दूसरा क्या है, भारत में प्रस्तावित ऐसी परियोजनाओं का अभाव है जिनमें निवेशक को लाभ मिल सके। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि पहले तो वित्त ही नहीं मिल रहा है, या फिर जब वित्त ऐसे निवेशक को ऐसी परियोजनाएं नहीं है जिससे वित्त को मतलब निवेशकों को लाभ हो सके, तो ऐसी परियोजनाएं नहीं, जिसके कारण हो रहा है कि भारत के हरित क्षेत्र में वित्त पोषण के संबंध चुनौतियां मौजूद हैं। और क्या है, वित्त पोषण से प्राप्त होने वाली अन्य चुनौती में निम्नलिखित में पहला है, भारत में हरित को लेकर एक मानक परिभाषा का अभाव है, जिसके कारण फंड का दुरुपयोग होता है। क्रेडिट रेटिंग जोखिम फ्रेमवर्क जोखिम जलवायु कुछ सीमित रूप से शामिल किए जाने के परिणाम स्वरूप हरित निवेश में उच्च जोखिम की संभावना बनी हुई है ना। पेंशन फंड जैसे दीर्घकालिक संस्थागत निवेशक जलवायु संबंधी जोखिमों के भी निवेश नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से वित्त पोषण से आने वाली चुनौतियां हैं। अब हम देखेंगे इसमें भारत में हरित वित्त पोषण की व्यवस्था है क्या, है ना। तो इसके तहत हम ये देखेंगे, तो इसमें जो दिया गया है आपका, भारत में जुटाई गई हरित पूंजी में वृद्धि हो रही है, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर हरित पूंजी केवल एक छोटा सा अंश है। 2019 में जैसे 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर अब तक का सर्वाधिक, अब विश्व में 1 ट्रिलियन, मतलब इतना कम भारत में। और 2070 तक जो नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना है, उसमें अनुमानित धन की आवश्यकता होगी 10 ट्रिलियन डॉलर, है ना। और अनुमानित कमी है जो 3.5 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 10 ट्रिलियन डॉलर की कमी जरूरी है, लेकिन मिल कितना है 3.5। तो इस तरह से ये है। अब क्या है कि विकार्बनीकरण के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना, मतलब कहने का ऐसा है कि मौजूदा प्रौद्योगिकी वर्तमान में लगभग 25% की कमी कर सकती है। साथ ही आरंभिक स्तर में प्रौद्योगिकी को अपनाने में 40% के उत्सर्जन की कमी हो सकती है। इसके बाद भी वर्तमान में वार्षिक उत्सर्जन केवल 35% शेष रह जाता है। अतः हमें नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो शेष उत्सर्जन को कम करने के लिए जो नई टेक्नोलॉजी है उसे अपनाना अनिवार्य हो जाएगा, है ना। बिजनेस मॉडल का विस्तार और उसमें आवश्यक बदलाव के लिए क्या करना चाहिए, रीइमेजिनेशन करना चाहिए, इन्वेस्ट, री इंजीनियरिंग और रिबूट। ये 4 तरह के कार्य करके आप बिजनेस मॉडल के विस्तार कर सकते हैं, उसमें आवश्यक बदलाव भी कर सकते हैं। उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए उत्सर्जन का समन मिटिगेशन करने के लिए बेहतर डिजिटल साधनों का प्रयोग भी आवश्यक होगा, ताकि आप जब विकार्बनीकरण के लिए क्या कर सकते हैं, आप जब नई टेक्नोलॉजी को उपयोग करेंगे आप, है ना, तो उससे क्या होगा कि उत्सर्जन में भी कमी होगी और जो नेट जीरो का लक्ष्य अपना है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपसी सहयोग से आधारित व्यवस्था को संभव बनाना, है ना। उभरती हरित प्रौद्योगिकी का विकास एवं प्रोत्साहन करके, जैसे री इंजीनियरिंग, री इमेजिन, रीबूट, इन्वेट, इसके द्वारा भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि विकार्बनीकरण के लिए आप मदद कर सकते हैं। ऊर्जा दक्षता में सुधार करके रिफाइनरियों के लिए ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रमों के तहत नई विचारधारा, आवश्यक बदलाव के साथ री इंजीनियरिंग के द्वारा बेहतर उपाय को तलाशना, एक ज्ञान साझाकरण, संयुक्त व जवाबदेही के लिए समन्वय आधारित फ्रेमवर्क बनाना, निवेशकों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में समर्थन करना, जिससे ज्यादा से ज्यादा निवेश प्राप्त हो सके। और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से क्या होगा कि उत्पादन के संबंध में प्रोत्साहन योजनाओं को भी उपयोग किया जा सकेगा। अब डीकार्बनाइजेशन की सहायता के लिए कार्बन मार्केट क्या है ना। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ मिलकर डीकार्बनाइजेशन के लिए कार्बन ट्रेडिंग व्यवस्था की तैयार किया है ना। तो इसका लक्ष्य क्या होता है आपका, इसका उद्देश्य है कि कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट के व्यापार के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन का मूल्य निर्धारित करके भारतीय अर्थव्यवस्था को डीकार्बनाइजेशन से मुक्त करना। इसकी आवश्यकता क्यों है, इससे ऊर्जा का बजट आधारित बाजार मौजूद होगा, है ना। इस व्यवस्था का प्रदर्शन और उपलब्धि के आधार पर व्यापार कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि एक नई योजना एनर्जी ट्रांजिशन के प्रयासों में वृद्धि के साथ ऊर्जा के संभावित क्षेत्रों को कवर करते हुए इनके प्रयासों के दायरों में विस्तार कर सकता है।
तो इस तरह से ये इतना फायदेमंद होगा। इसकी कार्य प्रणाली के तहत क्या कर सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र को इसे ऊर्जा संबंधी स्तरों से कार्बन क्रेडिट का व्यापार कर सकेंगे। इसके अलावा गैर बाध्यकारी क्षेत्रों में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कमी को प्रोत्साहित कर सकेंगे। डिकार्बोनाइजेशन की प्रक्रिया में जैव ईंधन से संबंधित अवसर क्या है ना? तो इसमें क्या कर सकते हैं कि जैव ईंधन एक तरल ईंधन है ना? इसका उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से बायोमास का उपयोग करके किया जाता है। इसे मौजूदा ऑटोमोटिव ईंधन के साथ मिश्रण किया जाता है और एथेनॉल और बायोडीजल वाहनों के प्रयोग से होने वाले दो मुख्य जैव ईंधन, इन ईंधनों का उत्पादन अलग अलग प्रकार से बायोमास या जैव भार से कर सकते हैं। पहली पीढ़ी में जैव ईंधन का उत्पादन सामान्यतः खाद्य फीड स्टॉक के लिए किया जाता है। दूसरी पीढ़ी के लिए क्या किया जाता है? लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास से किया जाता है। इसमें डिटेल्स में दिया है कि पहली पीढ़ी में खाद्य बायोमास के लिए उच्च शर्करा की मात्रा वाले चुकंदर, गन्ना, गेहूं, मक्का और तिलहन फसलें। दूसरी पीढ़ी में लकड़ी, घास, पुआल अवशिष्ट। और तीसरी पीढ़ी में माइक्रोसेवल या मैक्रो या माइक्रोसेवल। और चौथी पीढ़ी में पायरोलिसिस सौर ईंधन से आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव से। इसके द्वारा आप अपने यहाँ क्षेत्र में जैव ईंधन का निर्माण कर सकते हैं। जैव ईंधन के लिए बायोएथेनॉल का उपयोग उच्च शर्करा की मात्रा चुकंदर से कार्बोहाइड्रेट अवसन है ना, ये हो गया है। और भारतीय बाजार में 10% तक एथेनॉल मिश्रण को लक्ष्य को प्राप्त किया है। 2030 के 20% तक करना था। प्रमुख चुनौती में क्या होता है? गन्ने और मक्के की कम पैदावार। इससे क्या हो, जल और उर्वरक का संधारणीय उपयोग हो जाता है और 1 ग्राम जैव ईंधन को बनाने के लिए कारण प्रौद्योगिकी मामले में ठहराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए नीतिगत उपाय क्या किया जा सकता है कि गैर खाद्य फीड स्टॉक से इथेनॉल उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, पर्यावरण को कम प्रभावित करने वाले फसलों जैसे मक्का, ज्वार आदि के उत्पादन को बढ़ावा देना, बायोएथेनॉल की कीमतों को ध्यान में रखते हुए फीड स्टॉक का मूल्य निर्धारण करने वाली व्यवस्था है ना, प्रमाणन प्रणाली को संस्थागत रूप से प्रदान करना और राष्ट्रीय जैव ईंधन कोष को गठन में तेजी लाना। तो इसके द्वारा आप नीतिगत उपाय से जैव ईंधन में बायोएथेनॉल को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह बायोडीजल के लिए भी आप कर सकते हैं, है ना। और इसी तरह संपीड़ित बायोगैस के लिए। ये हो गया, इतना जरूरी नहीं है, आपको एक लाइनर में जानना जरूरी है, तो वो उतना समझ के आप इसको आगे बढ़ सकते हैं। और डीकार्बोनाइजेशन के लिए आप ग्रीन हाइड्रोजन के अवसर को भी देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि शुद्ध हाइड्रोजन की 99% क्या होते हैं, मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में आता है, रिफाइनरी, पेट्रोलियम रिफाइनरी, और उर्वरक अमोनिया उत्पाद से, है ना, इनके द्वारा होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादित हाइड्रोजन के अंतर को दर्शाने के लिए अलग अलग के कोड निर्धारित किए जाए। जैसे उच्च लागत में अभी ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, परिवहन, रूपांतरण, भंडारण आदि की लागत बनी हुई है। उपलब्ध प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर के कारण चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और दक्षता संबंधी मुद्दों के कारण भी अत्यधिक चुनौतियां होती हैं। और नवीकरणीय विद्युत की उपलब्धता के कारण, है ना, जिससे क्या होगा कि एंड यूजर सेक्टर में नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर हो जाएंगे, वैसे वैसे नवीकरणीय विद्युत की अपर्याप्तता उपलब्ध हाइड्रोजन के, हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक बाधा बनेगी। नीति विनियम संबंधी अनिश्चितता और मानक प्रणाली, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब है गैस आधारित व्यवस्था, ये है अपना दूसरा आज का टॉपिक। गैस आधारित व्यवस्था क्या होती है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में प्राकृतिक गैस की खपत एक साल की पहले की तुलना में 6% की गिरावट है। इससे क्या होगा कि गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के विजन के समक्ष चुनौती पेश कर रही है। इस अर्थव्यवस्था के बारे में कहें तो कहना है प्राकृतिक गैस के उपयोग को अधिकतम करना है, जिससे क्या होगा कि 2023 तक जो कुल ऊर्जा में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15% करना होगा। इससे क्या होगा, उस गैर आधारित अर्थव्यवस्था में इसका महत्व कैसा होगा गैस आधारित में? इसमें है स्वच्छ ऊर्जा स्रोत, जिसमें क्या होता है कि प्रति यूनिट उत्पादन के लिए कोयले की तुलना में 40% कम और तेल की तुलना में 20% कम कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा उत्सर्जित होती है। किससे होती है? प्राकृतिक गैस की जीवाश्म से होते, है ना। तो इसके तुलनात्मक रूप से मुख्य रूप से क्या होता है, वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन कम होता है, जिसमें कण की पदार्थ 2.5, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि। तो इसके द्वारा गैस का होता है। अब ऊर्जा दक्षता देखें तो कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों की तुलना में जो प्राकृतिक गैस से चलने वाले ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र है उसमें दक्षता अधिक होती है और प्राकृतिक गैस का उत्पादन तेल या कोयले जैसे अन्य जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कम खर्चीला होता है। अब देखेंगे प्राकृतिक गैस, है ना, तो एलएनजी। तो इसके प्राकृतिक गैस के बारे में देखेंगे तो प्राकृतिक गैस क्या होती है? मीथेन, है ना, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सहित हल्के हाइड्रोकार्बन एवं गंधहीन गैसीय मिश्रण है ना। प्राकृतिक गैस में पाए जाने वाले अन्य यौगिकों में CO2, हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन शामिल है। यह न तो संक्षारक है और न ही विषाक्त होती है। इसका प्रज्वलन ताप उच्च होता है और इसकी ज्वलनशीलता रेंज भी संकीर्ण होती है। प्राकृतिक गैस के 3 प्रकार हैं, परंपरागत प्राकृतिक गैस, दूसरा गैर परंपरागत प्राकृतिक गैस और हो जाए एसिटिएटेड नेचुरल गैस, और कोल बेड मीथेन। कोल बेड मीथेन क्या होती है? कोयले के निक्षेपों में पाई जाती है।
अब भारत में जो एलएनजी का टर्मिनल है, दाहोद गुजरात में, हजीरा गुजरात में, दहेज गुजरात में, हजीरा गुजरात में और दभोई महाराष्ट्र। इसकी कंपनी है पेट्रोनेट एलएनजी। आहो, हजीरा गुजरात में जो है सेल एनर्जी इंडिया और दभोई में रत्नागिरी गैस एंड पावर। तो और निर्माण जो होती है धमारा उड़ीसा में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा एलएनजी टर्मिनल होते हैं, जयगढ़ में महाराष्ट्र में एच एनर्जी गेटवे और जाफराबाद गुजरात में स्वान एनर्जी होती है। तो इस तरह से ये हो गया। अब देखेंगे तीव्र कुशल परिवहन। यदि प्राकृतिक गैस को 101.5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो यह तरल अवस्था में बदल जाती है। इससे क्या होगा, तरलीकृत प्राकृतिक गैस, लिक्विड नेचुरल गैस कहते हैं ना। इस अवस्था में क्या होता है, ये एक अपने भाग का 1.6 भाग रह जाती है, जिससे क्या होगा, तो प्राकृतिक गैस को भंडारित करना और लंबी दूरी तक ले जाना आसान होता है। यह विद्युत ग्रिड, हीटिंग सिस्टम, खाना पकाने और घरेलू उपकरण के कुछ प्रकार के वाहनों को भी ऊर्जा प्रदान करती है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बैकअप का स्रोत होती है ना। निरंतर विद्युत आपूर्ति को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायक होती है, जिसमें क्या होता है 24/7 निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है ना। गैस आधारित अर्थव्यवस्था से जुड़ी चुनौतियां क्या होती हैं, अनुमान संबंधी अस्थिरता, जिसमें क्या होता है 2025 तक 20% करने का लक्ष्य रखा गया था, बाद में इसे संशोधित कर 2032 तक 11% का लक्ष्य रखा गया, फिर इस लक्ष्य को बदलाव कर 2030 तक 15% का है। जिससे क्या होता है कि इन परिवर्तनों के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति में हुई प्रगति का निगरानी और उनका विश्लेषण करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दूसरा क्या है, हम ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चिंता है, जिसमें क्या होता है 50% तरलीकृत गैस का आयात किया जाता है ना, जिसको पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है कि ऊर्जा सुरक्षा में सुनिश्चित करने के लिए प्राकृतिक गैस की खपत को बढ़ावा देने के लिए आयात पर अधिक खर्च करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, अन्य देशों पर निर्भरता भी बढ़ेगी, जो भू राजनीतिक दृष्टि से जोखिम वाला कदम है। कर के मामले में प्रतिस्पर्धा समानता का अभाव होता है, जैसे कोयले पर 5% की दर से वस्तु सेवा कर लगाया जाता है, वो दूसरी ओर प्राकृतिक गैस जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, जिस पर तुलनात्मक रूप से अधिक कर लगाया जाता है ना। तो ये होगा। और डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य के अनुरूप नहीं है ना, जिसमें क्या होता है कि डीकार्बोनाइजेशन रणनीति के अनुरूप नहीं, इस वजह से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में वर्तमान में बुनियादी ढांचे का निर्माण और इसके निवेश भविष्य में अलाभकारी भी हो सकते हैं। तो ये हो गया। और अवसंरचना संबंधी बाधाएं हैं, जैसे पाइपलाइन और भंडारण सुविधा, ये इसकी चिंता है। और पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं, जिसमें क्या होता है इसके दोहन, उत्पादन और दहन से भी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। आगे की राह में देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैस जो अर्थव्यवस्था, उसमें क्या होता है, क्रीट पारिक समिति की अन्य सिफारिशों को लागू करने पर विचार करने की जरूरत है ना, जिसमें लेगेसी फील्ड से प्राप्त प्राकृतिक गैस पूरी तरह से स्वतंत्र बजाय निर्धारित मूल्य को लागू करना, जो प्राकृतिक गैस के जीएसटी की व्यवस्था को अधीन लाना है ना। प्राकृतिक गैस की मांग को बढ़ाने के लिए उपाय करना है, इस दिशा में कर लाभ, सब्सिडी जैसे नीतिगत प्रोत्साहन लक्षित योजनाओं की घोषणा करनी चाहिए। मौजूदा गैस परिसंपत्तियों का उपयोग में वृद्धि करनी चाहिए। ऊर्जा परिसंसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में 14.3 गीगावाट की क्षमता वाले ऐसे गैस आधारित संयंत्रों की पहचान की गई जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसमें क्या है, इनमें 600 अधिक निवेश किया जा रहा है, 600 बिलियन से ज्यादा अधिक रुपए का निवेश है, जिससे अधिकांश राशि बैंकों से उधार दी गई है। आयात स्रोत में विविधता लाना है ना, घरेलू उत्पादन में वृद्धि करना, अनुसंधान और विकास करना, और एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड, उत्पादन और वितरण पूरे देश में एक ही गैस वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जा सकता है। इससे मांग और आपूर्ति को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी। अब देखेंगे न्यूज इन शॉर्ट में, मध्य एशियाई उड़ान मार्ग, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये क्या है कि प्रवासी पक्षियों और मध्य एशियाई उड़ान मार्ग में पड़ने वाले उनके पर्यावासों के संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करने के लिए इनके रेंज में आने वाले सभी देशों की बैठक आयोजित की गई है ना। इस बैठक का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से किया था। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे यानी CAF उन 9 उड़ान मार्गों जैसे में से एक है जिनकी पहचान प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय के तहत की गई। इसे बॉन कन्वेंशन कहा जाता है ना। तो बॉन कन्वेंशन के तहत जो अपना पक्षियों के लिए या फिर पर्यावरण से संबंधित जो चिंताएं प्रकट की गई थी, उनमें एक तरह से इसके लिए भी प्रॉपर एक तरह से रूपरेखा तैयार की गई थी कि जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उनको किस हिसाब से सुरक्षित किया जाए, ताकि वहां ज्यादा से ज्यादा पक्षियों का एक तरह से आप कह सके कि उनका प्रवास हो सके। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय के तहत पहचाने गए उड़ान मार्ग में, है ना। तो आपका ये क्या, पैसिफिक अमेरिका महाद्वीपीय उड़ान मार्ग हो गए, वेस्ट पैसिफिक उड़ान मार्ग हो गया, पूर्वी एशिया ऑस्ट्रेलियन, है ना, न्यूजीलैंड और उनके पड़ोसी उड़ान मार्ग के ये हो गया, मध्य एशिया उड़ान मार्ग, है ना, ये आपका सेंट्रल एशिया फ्लाईवे हो गया, जो कहाँ से चलता है, ये पूरा ये चल के ये रूसिया से होते हुए इधर
बाल्टिक सागर या फिर इन बाल्टिक कंट्री से होते ये इंडिया में पूरा ये चलता है ना। और पश्चिमी एशिया एवं पूर्वी एशिया उड़ान मार्ग, इस तरह से ये फ्लाईवे है जहां से पक्षियों प्रवासी पक्षियों का आवागमन होता है। उड़ान मार्ग में पक्षियों के समूह द्वारा अपने वार्षिक चक्र के दौरान उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों के अंतर्गत प्रजनन क्षेत्र, विश्राम क्षेत्र और शीतकालीन ठहराव क्षेत्र शामिल होता है, जिनको संरक्षित करना बहुत ही जरूरी है। कैफ में क्या होता है, 30 देशों में जल पक्षियों के कई महत्वपूर्ण प्रवास मार्ग शामिल है, इसमें जिसमें क्या है, रूस के साइबेरिया से अपने उत्तरी प्रजनन क्षेत्र को और पश्चिमी और दक्षिणी एशिया, मालदीव, ब्रिटिश हिंद महासागर और क्षेत्र में सबसे बड़े दक्षिणी गैर प्रजनन क्षेत्र में जोड़ते हैं। भारत इस प्रवासी पक्षी मार्ग का उपयोग करने वाले पक्षियों की 90% से अधिक प्रजातियों का महत्वपूर्ण विश्राम स्थल है ना, जहां सबसे ज्यादा इस जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो पक्षी उपयोग करते हैं उसका जो विश्राम करते हैं, भारत में 90% से ज्यादा से अधिक प्रजातियां विश्राम करती हैं। जिसमें क्या होता है कि प्रवासी पक्षियों और उनके परिवास के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2018 से 2023 में बनाई गई थी, है ना। प्रवासी पक्षियों का क्या महत्व है, ये कीट नियंत्रण एजेंट की भूमिका निभाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो अनावश्यक कीट स्वास्थ्य में, फसलों में या फिर पर्यावरण में नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये इनके द्वारा खत्म किए जाते हैं। बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाने का योगदान होता है, जिससे क्या होता है, अनावश्यक रूप से एक तरह से जंगल का निर्माण करते हैं जो पर्यावरण में लाभदायक होता है, प्रजातियों की विविधता में वृद्धि करते हैं, है ना। इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदाय के लिए आय का स्रोत उपलब्ध कराते हैं और पर्यावरण की चिंताजनक स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये आपका हो गया सीएफ के बारे में। चीता परियोजना क्या हो, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चीता परियोजना की निगरानी के लिए एक चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया है, सीपीएससी। 11 सदस्यीय सीपीएससी में क्या है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल है। इस समिति का मुख्य कार्य चीता परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना। यह समिति 2 साल तक प्रभावी रहेगी। चीता परियोजना में क्या, किसी बड़े जंगली मांसाहारी जानवर के अंतर महाद्वीपीय स्खलन के विश्व की ये पहली परियोजना है ना। जिसका चूंकि चीता पारिस्थितिक तंत्र की एक कीस्टोन प्रजाति है, इसलिए इस परियोजना में से खुले वन और घास भूमि की पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्बहाल करने व जैव विविधता के संरक्षण में मदद मिले। जो चीता लाए गए हैं आपके अफ्रीकी देशों से, वो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नमीबिया से लाए गए चीतों को लाया गया था, जिसमें क्या होता है, चीतों से पैदा हुए शावकों की मौत हो गई। इसी घटना के कारण सीपीएससी का गठन किया गया था। प्रोजेक्ट चीता की संधारणीयता के सामने मौजूद चुनौतियां, है ना, किन कारणों से ये चुनौतियां व्याप्त है, तो ये हम देखेंगे। तो इसमें आपके लिए है, चीता लंबी दूरी तक आने जाने की प्रवृत्ति होती है, जबकि कूनो नेशनल पार्क के पास बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध है। ये चीते अपने नए पर्यावास में फैल जाने व घूमने, शिकार की खोज में निकलने और अपने क्षेत्र को बचाने के लिए आक्रामकता दिखाने जैसे व्यवहार सीखने में भी असमर्थ है। इन चीतों के पुनर्वास के स्थान पर इनके मूल परिस्थिति तंत्र के समान शिकार की उपलब्धता नहीं थी। जटिल स्थलाकृति और दुर्गम इलाका होने के तथा कुशल कर्मियों के अभाव के कारण चीतों के स्थानांतरण के बाद उनकी निगरानी में कठिनाई पैदा हो रही थी, जिसके कारण क्या होता है कि चीतों की संधारणीयता के समक्ष चुनौतियां उपलब्ध हुई। और देश भर में आवारा कुत्तों की आबादी बढ़ गई है, जिससे क्या होता है, ये कुत्ते पर्वो वायरस जैसे रोगजनकों के वाहक होते हैं, जो चीतों के लिए घातक होते हैं। और तीसरा है अपना न्यूज इन शॉर्ट में बाघ स्थानांतरण। यह क्या है, पहली अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण परियोजना विफल हो गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए द्वारा 2018 में बाघ स्थानांतरण परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 2 बाघों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया गया। इसके तहत मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से 1 बाघ महावीर और माधवगढ़ से 1 बाघिन सुंदरी को उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया, है ना। इस परियोजना से क्या शुरू किया था, पहला अपने इलाके को लेकर बाघों के बीच होने वाली लड़ाई को कम करना, जिससे बाघों की आबादी अधिक हो सके। और दूसरा क्या था, उन क्षेत्रों में बाघों को फिर से बसाना जहां अलग अलग कारणों से इनकी आबादी कम हो गई थी। परियोजना की विफलता के प्रमुख कारण में क्या थे कि बाघों के लिए शिकार की कम उपलब्धता थी, कर्मचारियों के आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की कमी थी, बाघों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का अभाव, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत दी गई धनराशि का अन्य उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग और बाघ और मानव के बीच संघर्ष की स्थिति। इस कारण से यह परियोजना विफल हो गई। अब सतकोशिया टाइगर रिजर्व के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर ये न्यूज में है तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में जो 2 वन्यजीव संभाग तथा महानदी और सतकोशिया में शामिल है। सिमलीपाल के बाद सतकोशिया उड़ीसा का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वर्तमान में सतकोशिया में कोई भी बिग कैट्स या बड़े बिंडल वाली मंसी कोई भी मौजूद नहीं है।
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पहाड़ी की मैकाल श्रेणी में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को 1879 में आरक्षित वन घोषित किया गया था और वर्ष 1933 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया गया था। वर्ष 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ी में फैला हुआ है। बांधवगढ़ में बाघों की आबादी का घनत्व भारत के साथ दुनिया में सबसे अधिक। एनटीसीए का गठन 2005 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया। तो इस तरह से आपकी ये पूरी रूपरेखा होगी और जो टाइगर रिजर्व आपके इसमें पूछे गए थे उनका पूरा डिटेल भी दिया गया था और एनटीसीए के बारे में दिया। तो ये आपको नॉर्मल सी जानकारी अपने पास रखनी है, क्योंकि क्या है कि इससे रिलेटेड और भी न्यूज आ सकती हैं, तो आपको अब देखेंगे वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम 1972 में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की गई, जिसमें क्या होता है बंदी में प्रजनन कराने या अधिनियम सूची के तहत 4 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किसी अनुसूचित नमूने के कृत्रिम रूप से वंश वृद्धि कराने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु कहा गया। इसमें क्या होता है कि जैसे लाल पांडा, कुत्तों, भेड़िया, वानर, चिंपैंजी, गिब्बन और पौधे की प्रजातियों से संबंधित है। इसके आयत के नियम कठोर किए गए। तो हो गया, इतनी जरूरी नहीं, बस इतना आपको जानना जरूरी है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है ना। इससे पहले ये साइट्स के बारे में दिया गया, तो साइट संरक्षित विदेशी प्रजातियों की बंदी अवस्था में प्रजनन को विनियमित नहीं किया गया था, ये जानना जरूरी है। अब ये हो गया ये समुद्री तितली। ब्रिटिश के आर्कटिक सर्वेक्षण के तहत समुद्री तितलियों गैस्ट्रोपोडा के वर्ग के गैस्ट्रोपॉड मोलस्क तथा मुक्त तैरने वाले समुद्री घोंघे के एक समूह पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन किया गया, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इनका अस्तित्व महासागरीय अम्लीकरण की वृद्धि के कारण खत्म हो रहा है। अब थोड़ा समुद्री तितलियों के बारे में जानेंगे कि विश्व के महासागर में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 1/4 भाग अवशोषित करते हैं, है ना। इसके अवशोषण से CO2 समुद्री जल के साथ अभिक्रिया करती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्री जल का पीएच स्तर से गिरावट आती है, जिससे क्या होता है कार्बन आयन की सांद्रता में कमी आती है। इसलिए समुद्री तितलियों के लिए कार्बन आयन की उपलब्धता में कमी आती है ना, जिससे क्या होता है खोल युक्त आवरण वाली समुद्री तितलियों के लिए सर्दियों के महीने सबसे खतरनाक होते हैं। तो कार्बन का उत्सर्जन जैसे जैसे बढ़ेगा, महासागरों में अम्लीकरण में भी वृद्धि होगी। इस कारण अम्लीकरण की प्रक्रिया बसंत के मौसम तक जारी रहेगी, जो इन तितलियों को अंडे देने और उनसे निकलने वाले लार्वा के विकास की अवधि में होती है। इसके कारण क्या होता है कि स्वस्थ वयस्क समुद्र तितलियों के रूप में विकसित होने वाले लार्वा की मृत्यु हो सकती है। इनकी आबादी में गिरावट से आहार के लिए इन पर निर्भर रहने वाले बड़े टेरापोड्स और अन्य समुद्री जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये आपके लिए हो गया, है ना। अब थोड़ा देखेंगे गेको मिजोरमोन्सिस। ये क्या होता है कि मिजोरम विश्वविद्यालय और जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजी के शोधकर्ताओं ने भारत म्यांमार सीमा के पास मिजोरम में फ्लाइंग गेको की एक नई प्रजाति की खोज की है, जो पैरासूट या ग्लाइंग गेको भी कहा जाता है। गेको क्या होता है कि छोटी और लगभग मांसाहारी छिपकली होती है। ये आपके लिए एक वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जिसमें ये कहाँ पाई जाती है, गर्म जलवायु क्षेत्रों में, और ये पाई कहाँ गई है, पाइजिन लाइनेट मिजोरम में पाई गई है। इसका मिजोरम के नाम पर गेको मिजोरमेंसिस रखा गया है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये 20 सेंटीमीटर तक होती है। ये एक अलविदा और निशाचर जीव है, पेड़ों पर रहती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ग्लाइड के जरिए पहुंचती है। यह गैको फेंसिस से मिलती जुलती है, लेकिन आनुवंशिक रूप से इससे अलग है। तो ये इतना आपको जानना जरूरी है। अब जानेंगे बाओबाब। ये क्या है कि वन विभाग ने बाओबाब वृक्षों के व्यावसायिक उपयोग के लिए काटने की अनुमति दी है। भील जनजाति वन विभाग के इस निर्णय का विरोध कर रही है। यह जनजाति मध्य भारत, तो आपको थोड़ा सा भील जनजाति के में पढ़ना है। भील जनजाति का मुख्यतः किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब बाओबाब क्या होता है, एडनोसिया वन से संबंधित है। यह अफ्रीका की भूमि, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया के स्थानिक प्रजाति है ना। तो ये पौधा हो गया। ये बैरल आकार के असामान्य तने होते हैं ना। ये वृक्ष अपनी असाधारण दीर्घायु और एथनोबैक्टिकल महत्व के लिए जाने जाते हैं। ये वृक्ष 2000 साल तक जीवित रहते हैं। एथनोबॉटनी के तहत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी विशेष संस्कृति और क्षेत्र के लोग स्वदेशी पौधों का उपयोग कैसे करते हैं। इस वृक्ष पर लटकते हुए विशेष फूलों का परागण चमगादड़ और बुश बेबी प्राइमेट्स प्रजाति द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में स्थिति में इसे एंडेंजर्ड में रखा गया है और मध्य प्रदेश सरकार ने इस वृक्ष के लिए भौगोलिक संकेतक हेतु आवेदन किया है, यानी GI टैग के लिए। तो ये बाओबाब के लिए हो गया। अब वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क है ना, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क के ग्रीन वॉशिंग टेक्स प्रिंट में शामिल होगा।
तो ये क्या होता है, वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क क्या होता है कि इसके वित्तीय विनियामकों और संबंधित संगठनों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने औपचारिक रूप से इसको गठित किया था। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि ये वित्तीय नवाचार का समर्थन करता है ना। वित्तीय नवाचार कहने का तात्पर्य है कि जो फाइनेंशियल जो आपका सेक्टर हो गया फिर जो भी होगा उसमें नवाचार किस तरीके से आप उसमें न्यू न्यू टेक्नोलॉजी या फिर न्यू आप कह सकते हैं कि नियमों के द्वारा उस पर नवाचार कर सकते हैं, है ना। नवाचार से संबंधित विषयों पर वित्तीय सेवा विनियामकों में आपसी सहयोग के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार करती है। इसमें आरबीआई सहित 70 से अधिक वैश्विक संगठन है, भारत की ओर से आरबीआई है और देशों से 70 से अधिक अन्य वैश्विक संगठन इसके सदस्य है। इसका कार्य क्या होता है कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करता है, एक निगरानी करने वाले साधन के रूप में कार्य करता है ना। डेटा केंद्रित सहयोगात्मक कार्यकलाप करता है और अनावश्यक जानकारी प्रदान करने वाले को मतलब आवश्यक जानकारी प्रदान करता है ये। तो ये आपका हो गया वित्तीय बाजार नेटवर्क। तो अब क्या होता है कि आरबीआई ने क्या किया था, जीएफआईएन यानी वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क, इसमें क्या किया था कि इस भाग लेने के भारत ऐसे सभी फर्म्स और नवनिवेशकों के लिए एप्लीकेशन विंडो खोल दी थी, है ना। तो इसमें क्या होता है, टेक स्प्रिंट आरबीआई सहित 13 अंतरराष्ट्रीय विनियामकों तथा फर्म्स और नवोन्मेषकों को एक साथ मोड़ पर लाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, ईएसजी फ्रेमवर्क पर जीएफआईएन की प्राथमिकता को चिन्हित करना और साथ ही वित्तीय सेवाओं में ग्रीन वॉशिंग के जोखिम को कम करना है। ग्रीन वॉशिंग प्रचार का एक तरीका है ना। इसमें कोई कंपनी अपने उत्पादों, गतिविधियों या नीतियों को पर्यावरणीय या सामाजिक दृष्टि से सकारात्मक, अनुकूल व पर्यावरणीय या सामाजिक क्षति न पहुंचाने के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है ना। कागजों में कुछ होता है, वास्तविकता इसके विपरीत हो जाती है। तो ये ग्रीन वॉशिंग का एक प्रचार का तरीका है कि ग्रीन वॉशिंग को कैसे प्रचार करना है। अब ईएसजी फ्रेमवर्क क्या होता है कि हितधारकों को यह समझाने में मदद करता है कि कोई संगठन मानदंडों से संबंधित जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे कर रहा है ना। भारत सेबी द्वारा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत के साथ धीरे धीरे ईएसजी विनियमन की ओर बढ़ रहा है। बीआरएसआर का उद्देश्य क्या होता है, किसी व्यवसाय के वित्तीय परिणामों और उसके ईएसजी प्रबंधन के बीच संबंध स्थापित करना। तो बस इसमें इतना जानना है कि आपका जो वित्तीय नवाचार नेटवर्क है ये क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, 2019 में हुआ था। इसमें कितने सदस्य देश हैं, भारत के कौन सा संगठन इसका सदस्य है, और इसे आरबीआई ने इसमें ऐसा क्या किया था कि इसके आरबीआई ने इसके ग्रीन वॉशिंग टैक्स प्रिंट में शामिल होगा। इतना बस जानना जरूरी है, बाकी ये इतना जरूरी नहीं है। प्लास्टिक प्रदूषण पर यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट पोल्यूशन की रिपोर्ट के हिसाब से क्या है, यूएनईपी की सॉरी, तो इसमें क्या होता है कि यूएनईपी की एक रिपोर्ट में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया है। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये चक्रीय, अब आपको जानना है सर्कुलर इकोनॉमी है क्या। तो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम की उपयुक्त रिपोर्ट टर्निंग ऑफ द टैप है ना, हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक से जारी हुआ था। इस रिपोर्ट में आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु चक्रीय प्लास्टिक अर्थव्यवस्था के समाधान में कम से कम क्रम में उत्पन्न अलग अलग मुद्दों को हल प्रस्तुत करती है। ये हो गया। अब इसमें नॉर्मल आपको जानना है कि रिपोर्ट की बिंदुओं का मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे कि 2040 तक 80% तक काम हो सकता है ना, और विश्व में प्रतिवर्ष 430 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें 2/3 से अधिक हिस्सा अल्पयोग अवधि के लिए होता है ना। प्लास्टिक 2040 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान परिदृश्य के साथ वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 19% गैस का उत्सर्जन कर सकता है, और यह 2060 तक तिगुना हो जाएगा। बस इतना इसमें जानना जरूरी है, बाकी इतना आपके लिए उतना नहीं है। बस ये जान सकते हैं कि ग्रीन पीस ने फॉरएवर टॉक्सिक द साइंस ऑन हेल्थ थ्रेट्स ऑफ प्लास्टिक रिसाइकलिंग शीर्षक रिपोर्ट जारी की है ना। इस रिपोर्ट को वैश्विक प्लास्टिक संधि जीपीटी के अंतर्गत आता है ना। तो ये हो गया, आपको बस इतना जानना जरूरी है, बाकी ये उतना जरूरी नहीं है। जैसे 2024 तक प्रदूषण को समाप्त करना है, बस ये है। अब इसके अलावा क्या करेंगे कि जीरो वेस्ट के लिए वन स्टॉप सेंटर है। तो ये क्या होता है, सरकार रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज RRR नामक वन स्टॉप सेंटर लॉन्च करने जा रही है। इसमें नागरिक वाणिज्यिक उद्यम अपने प्रयुक्त, अप्रयुक्त एवं उपयोग की जा चुकी प्लास्टिक वस्तुओं, कपड़े, जूतों और खिलौनों को जमा करा सकेंगे। इसमें ये सेंटर वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेंगे। तो ये बस इतना ही है। इसमें क्या होता है, RRR क्या होता है, भारत स्वच्छ भारत मिशन का शहरी जो 2.0 है, इसके तहत मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के हिस्से के रूप में स्थापित होगा। ये हो गया। जलवायु के लिए ऋण स्वैप क्या होता है, इसमें क्या होता है, स्वैप एक प्रकार का ऋण स्वैप है, जलवायु ऋण। इसके तहत ऋणी देश अपने बाह्य ऋण का विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के बजाय अपने ही देश में जलवायु परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्थानीय मुद्रा में, मतलब कहने का तात्पर्य ऐसा है कि आपका जो ऋण है आप उसको भुगतान करने के बजाय अपने ही देश में जलवायु परियोजनाएं जो लागू की गई हैं
उनको आप स्थानीय मुद्रा में भुगतान कर दीजिए। यह कार्य ऋण ऋणदाता के मध्य आपसी सहमति के शर्तों के साथ किया जाता है। तो इससे ऋण को पुनर्गठन करने वाले एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना। इसका पहला उपयोग लैटिन अमेरिका में 1980 के दशक में किया गया था। तो ये हो गया। अब देखेंगे जलवायु परिवर्तन की मुद्रास्फीति, जलवायु परिवर्तन और मुद्रास्फीति। तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से हर साल वैश्विक मुद्रास्फीति में 1% अंक की वृद्धि होगी। इस महंगाई का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों का महंगा होना, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि ये इस रिपोर्ट से अनुमान है कि यह वृद्धि 2035 तक 35 तक 0.32 से बढ़कर 1.18% अंक अधिक हो जाएगी। इससे क्या होगी, उन मुद्रास्फीति का निम्न स्तर बनाए रखने का प्रयास करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा चुनौतियां होंगी। आईएमएफ ने अपनी हालिया रिपोर्ट में क्या था, आई एम द स्ट्रॉन्ग, ये आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। तो ये जानना जरूरी है कि आईएमएफ द्वारा आई एम द स्ट्रॉन्ग जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो आईएमएफ द्वारा जारी की जाती है ना। जलवायु जनित प्राकृतिक आपदा कई माध्यमों के माध्यम से मुद्रास्फीति और समृद्धि पर अलग अलग तथा विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे निम्नलिखित शामिल होता है, जिसमें क्या होता है कि श्रम गतिविधियों में गिरावट आती है ना, धन और आय की कमी होती है, परिवहन अवसंरचना और वितरण लागत प्रभावित होता है ना। तो ये हो गया। अब देखेंगे लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस क्या है। तो क्या है, WMO वर्ल्ड मेट्रो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने द ग्लोबल एनुअल टू डेडकल क्लाइमेट अपडेट 2023 से 2037 और स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 शीर्षक 2 रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में क्या हुआ, 2027 तक वैश्विक औसत तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तो 2015 का जो पेरिस समझौता हुआ था उसमें पक्षकारों ने और जो औसत तापमान था उसके औद्योगिक स्तरों से जो पूर्व था उससे 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रखने का संकल्प लिया था। लेकिन क्या हुआ था कि तापमान वृद्धि को 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना है, यह निश्चित किया गया था। तो 2018 में जो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल IPCC ने वैश्विक लक्ष्य के रूप में समर्थन किया था। लघुद्वीपीय देशों को 2 डिग्री सेल्सियस तक लक्ष्य स्वीकार नहीं था, क्योंकि इससे उनके अस्तित्व के समक्ष खतरा पैदा हो सकता है। तो ये है। अब इसमें क्या है, 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य से पृथ्वी को लगातार और तीव्र हीट वेव, सूखा, भारी वर्षा, समुद्री जल स्तर में वृद्धि और अधिकांश जलवायु संकटों से प्रभावित होने से बचाया जा सकता है। लक्ष्य पूरा करने में असमर्थता के प्रमुख कारण क्या हुआ कि विकसित देशों ने अपने जलवायु संकल्पों को पूरा करने में बहुत कम प्रगति की है ना, जिससे ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ऐतिहासिक रूप से बहुत ज्यादा है। कोविड-19 महामारी को प्रभाव को कम करने के लिए बिल्ड बैंक समाधान संधारणीय नहीं है। तो ये हो गया, बस इसे आपको एक तरह से नॉर्मल जानना जरूरी है। अब इसमें है आर्किटिक एप्लीकेशन। ये क्या है कि WMO के द्वारा क्या किया गया है कि आर्कटिक क्षेत्र में तापमान असमान रूप से वृद्धि हो रही है ना। ध्रुव और उष्ण कटिबंधीय के बीच तापमान वृद्धि में अंतर को आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के रूप में जाना जाता है। अब क्या जानेंगे कि आर्कटिक का जो हिमावरण पिघल रहा है उससे स्थलीय भाग जलीय भाग तक पहुंच रहा है। यह क्षेत्र अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है, इसलिए आर्कटिक विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। उष्ण कटिबंधीय ध्रुवों के तथा ऊष्मा का स्थानांतरण यहाँ ज्यादा हो रहा है। अंटार्कटिका की तुलना में आर्कटिक में पोलर एप्लीकेशन हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आर्कटिक समुद्री हिमावरण से ढका एक महासागर है, जबकि जिससे क्या हो रहा है अधिक बर्फ और हिम की मोटी स्थाई पिघल रही है। समीप महाद्वीपों में अंटार्कटिक समुद्र से सर्वाधिक ऊंचाई वाला महाद्वीप है। तो ये हो गया। अब है रिवर सिटीज अलायंस। ये उतना जरूरी नहीं है आपके लिए, जो ये स्वच्छ गंगा मिशन के लिए आयोजन किया गया था, नदी तत्व से बरसे शहर के लिए है ना। तो ये हो गया, इतना जरूरी नहीं, बस इतना जान लें कि RCA जल शक्ति मंत्रालय आवासन सहकारी मंत्रालय की एक सफल साझेदारी है। अंतर्राष्ट्रीय विमानन कार्बन ऑफसेट इन न्यूनीकरण योजना, तो ये भी उतना जरूरी नहीं, बस इसमें इतना है कि 2027 से क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेट और न्यूनीकरण योजना तथा दीर्घकालिक महत्वाकांक्षी स्थल LTAJ योजना में शामिल हो गए। यह घोषणा नगर विमानन मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ आपके लिए नगर विमानन मंत्रालय ने की है ना। विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्यों को अपनाया गया है, जिसे 2050 तक 2% तक वार्षिक दर से ईंधन में सुधार करना और 2050 तक कार्बन तटस्थता में समृद्धि और शून्य उत्सर्जन करना। तो ये हो गया, बाकी ये उतना जरूरी नहीं है। ध्रुवीय ज्योति ये भी नहीं है। जैसे हाँ, ये थोड़ा जरूरी है आपके लिए, जो लद्दाख में भारतीय खगोल वेधशाला स्थापित की गई थी ना, पहली बार ध्रुवीय ज्योति और अरोरा के दुर्लभ घटना को सफलतापूर्वक दर्ज किया है ना। लद्दाख के चांगथंग हमले में घाटी में सरस्वती पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 14,800 फीट की ऊंचाई पर ये स्थित है ना। ध्रुवीय ज्योति एक प्रकार का भूचुंबकीय तूफान है। ये परिघटना सूर्य की प्लाज्मा तरंगों और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर क्रिया के द्वारा घटित होती है।
कोरोनल मास इंजेक्शन की परिघटना के दौरान सूर्य से अरबों की संख्या में अवशोषित कण निकलकर अत्यंत उच्च गति से अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। इन अवशोषित कणों की गति कभी कभी 3 मिलियन किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। और जब ये पृथ्वी के कण पृथ्वी टकराते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान पैदा करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें ध्रुवीय प्रकाश की परिघटना देखने को मिलती है। तो ये इतना नॉर्मल जाना जाता है। ध्रुवीय ज्योति क्या है? परिघटना दिन के समय किसी भी घटित हो सकती है, लेकिन अंधेरा होने पर इसे बिना किसी उपकरण के आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। अरोरा या ध्रुवीय ज्योति के लिए परिस्थितियां क्या हो सकती हैं? कैसे आप इसको देख सकते हैं? पहला, स्वच्छ आकाश हो, दूसरा बादल की अनुपस्थिति हो, है ना, और तीसरा पूर्ण रूप से अंधेरा हो, तो आप इन्हें देख सकते हैं। सन हेलो, ये क्या है? सन हेलो है उत्तर भारत के सन हेलो सूर्य मंडल प्रभामंडल की घटना देखी गई। इसमें क्या है कि यह बहुतरंगी प्रकाशमय वलय है जो सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में इंद्रधनुष की तरह दिखाई देता है। इसे 22 डिग्री हेलो भी कहा जाता है क्योंकि यह वृत्त की त्रिज्या हमेशा लगभग 22 डिग्री होती है। ये हो गया। अब क्या हेलो या प्रभामंडल का निर्माण कब होता है? पृथ्वी से लगभग 20,000 फीट 6 किलोमीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले उच्च एवं पतले पच्छाब बादलों जो सर्कस क्लाउड के संकेत होते हैं। इससे क्या होता है? लाखों की संख्या में खटकोणी आकार के हिम के क्रिस्टल बनते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन क्रिस्टल से गुजरता है तो इन सतहों में अपरिवर्तित होकर मुड़ जाता है, जिससे क्या होता है कि इसका रंग अलग अलग बिखर जाता है, जिसके परिणाम होता है सन हेलो या एक स्पेक्ट्रम बनाता है जो प्रभामंडल के रूप में दिखाई देता है। तो ये हो गया। ये बस आपके लिए इतना ही जानना जरूरी है, बाकी इसमें ज्यादा नहीं। विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल्स मैक्सिको में खोजा गया। ये बल्कि जरूर करंट की न्यूज है। इसमें क्या है कि मैक्सिको ने युकाटन प्रायद्वीप के तट पर एक विशाल सिंक होल का पता लगाया है ना। मैक्सिको में इसे ब्लू होल या तामजा का नाम दिया गया, जिसका माया भाषा में अर्थ होता है गहरा पानी। ब्लू होल वास्तव में पानी के नीचे एक विशाल सिंक होल है। यह सैकड़ों मीटर लंबा होता है ना। ब्लू होल के नाम उसके नीले रंग के मध्य भाग और हल्के नीले रंग की परिधि के कारण उसका नाम रखा गया है। तो ड्रैगन होल या लॉन्ग डॉग पृथ्वी पर सबसे गहरा ब्लू होल है। यह दक्षिणी चीन सागर में स्थित है। इसकी गहराई 980 फीट है ना। मतलब ये आपके ब्लू होल के अलावा युगाटन प्रायद्वीप मध्य अमेरिका में स्थित एक प्रायद्वीप है। मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को अलग करती है। इस प्रायद्वीप में मैक्सिको, ग्वाटेमाला और बेलीज के कुछ हिस्से इसमें शामिल हैं। अब यह है पलघाट दर्रा। पश्चिमी घाट के स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है। भूमध्यरेखा का प्रोपर क्षेत्र है जो पश्चिमी तक विस्तारित है। यह कम्बटूर के पलुक्कड़ से जोड़ता है। अब भरतपुजा नदी यहीं से होकर बहती है। तो थोड़ा भरतपुजा की नदी के बारे में भी आप इसको देख सकते हैं। जो पलघाट दर्रे में है, उत्तर से पश्चिम स्थित घाट के रूप में वार्षिक रूप से वर्षा अधिक होती है। दक्षिण भाग में वर्षा समान मात्रा में होती है। यहाँ वनस्पति और जीवों के मौजूद विभाजन को भी चिन्हित करता है। यहाँ शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। प्रजाति समृद्धता, जाति वृत्ति विविधता प्रचुर मात्रा में होती है ना। यह प्रजातियों के अलग अलग समूहों के बीच अनुवांशिक संबंध को भी प्रकट करती है। तो ये हो गया पलघाट दर्रा के बारे में जो न्यूज में है, इसको आप देख सकते हैं। अब है अरब सागर में अमृत मूंगा ब्लॉक। ये क्या है? ओएनजीसी ने अरब सागर में मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में अमृत और मूंगा ब्लॉक नामक दो ब्लॉक्स के कच्चे तेल व प्राकृतिक गैस की खोज की है। ये ब्लॉक्स खुला रकबा लाइसेंस नीति के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे ओएएलपी को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंस नीति EHLP की तहत चालू किया गया था, है ना। ये क्या होता है कि जो हाइड्रोकार्बन अन्वेषण करती हैं, जो आपके एक तरह से कह सकते हैं कि विभिन्न जो प्राकृतिक आपके महत्वपूर्ण खनिज ऑयल हो गए, उनका जो अन्वेषण करती है, उनको एक तरह से दिया जाने वाला लाइसेंसिंग तकनीक है। इसके तहत तेल और गैस, कोल बेड मीथेन गैस, हाइड्रेट जैसे हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण का इच्छुक बोलीदाता किसी भी नए ब्लॉक की खोज के लिए सरकार के पास आवेदन करता है। हेल्प 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक अन्वेषण और उत्पादन नीति है। यह नीति भारत में अन्वेषण और उत्पादन में सुधार के लिए नई अन्वेषण लाइसेंस की नीति की जगह ली है ना। तो ये इस तरह हो गया। तो आपका इस तरह ये आज का खत्म होता है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके अगले का लेक्चर आपके लिए कल आपको लाया जाएगा। तो अगर ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या हो कि उन व्यक्ति को भी एक तरह से पता चल सके कि हाँ, विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन होती है उसका आपके यूपीएससी या फिर सिविल सर्विसेज में कितना योगदान हो सकता है, जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध रखना चाहते हैं। तो इसी तरह आप बने रहें, अपना कमेंट के माध्यम से प्यार देते रहें। धन्यवाद।